कक्षा 12 का अंतिम पाठ, हम और हमारा आदर्श, पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या कहते हैं APJ अब्दुल कलाम? कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। तो मैंने ये पैराग्राफ पिछली बार भी आपको बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लेखक ने इसमें आपके सफलता के राज को अभिव्यक्त किया है। क्या अभिव्यक्त किया है? लेखक बार बार ये कहना चाहता है कि जो भी लोग जीवन में सफल हैं, वो किसी भी काम को पूरे मनोयोग से करते हैं। आप विद्यार्थियों के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को समझें, सीखें, अपने जीवन में अप्लाई करें कि जो भी काम आपको करना है उसमें 100% देना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने जो है 10%, 20% इस पर कर दिया काम। ये चीज़ सही नहीं है। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया है लेखक ने कि प्रकृति कोई भी काम करती है तो अपना 100% देती है। क्या कहते हैं इसके लिए उन्होंने बताया कि फूलों के मौसम में आप देखिए, जिस समय फूल खिलते हैं तो पूरे के पूरे आपको जहाँ तक आप देखेंगे आपको पूरे के पूरे फूल दिखाई देंगे। जिस समय हरियाली का मौसम होगा उस समय चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी बरसात के मौसम में। तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें बताई गई है। आगे चलते हैं, लेखक क्या कहता है? जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अब ये क्या है, यहाँ पर आते आते जो चूँकि हमारा जो लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो एक वैज्ञानिक भी थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वो बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। E = mc², पढ़ा होगा आपने साइंस में। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ही ऊर्जा के ही अंश हैं, यानी कि मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी अगर ऊर्जा को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है या मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हम क्या हैं? हम भी मैटर हैं। तो अगर हम मैटर हैं और हमें ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे के पूरा तदाम में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यानी कि लेखक यहाँ पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहता है कि यदि आप धन और धन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपकी जो बात है वो गलत नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। धन कमाना अपने हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक रहना और उसका परिपालन करना आध्यात्म के नियमों का, यह भी दूसरे हाथ पर ज़रूरी है। आगे लेखक क्या कहता है? इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम से गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी ये काफ़ी कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यानी कि महात्मा गांधी जी का जीवन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी जी इतने रिच परिवार से थे कि जिस समय लोगों के पास भोजन करने के लिए पैसे नहीं थे, उस समय महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पढ़ने के लिए गए थे। हमारे दादाजी बताते थे, मेरे दादाजी बताते थे कि महात्मा गांधी जी के मकान में, जवाहरलाल नेहरू के मकान में उस समय ऐसे कमरे थे जिनका तापमान वातावरण के हिसाब से बदलता था। तो हमारे दादाजी को इस बात को, उसका नाम नहीं जानते थे कि उसे AC कहते हैं, लेकिन वो बताते थे कि भाई सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में सर्दे रहते हैं। तो हमें भी ये बात जब हम छोटे थे तो बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी, यार ऐसे कैसे कमरे हैं कि जो गर्मियों में सर्दी रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। लेकिन आज जब हम आज के युग में देखते हैं 2020 में, तो हमें पता लग गया कि भाई तो AC का कमाल है। यानी कि बहुत साल पहले जब 1900 की शुरुआत थी, उस समय के जो प्रारंभिक AC बने थे वो उनके घरों में उपलब्ध थे। यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की थी वो उनके परिवार के लिए उपलब्ध थी। उसके बावजूद भी गांधी जी ने
अपने आप को बहुत सिंपल जीवन जिया। आपने देखा केवल एक लंगोटी पहनते थे, चश्मा पहनते थे, एक लाठी उनके पास रहती थी। तो वो सब चीज़ें उनकी एक कार्यशैली थी, उन्होंने उस जीवन शैली को चुना। वो चाहते तो बड़ा आराम का जीवन जीते, जहाँ चाहते थे, गाड़ियाँ उनके पास थी, उनके पास इतने पैसे थे कि वो ट्रेन खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। आपको ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और ज़ोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। यानी कि लेखक ये कहता है कि अगर आप खुद से त्याग करना चाहते हैं तो आप त्याग करिए, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि भाई मेरे कहने से कर देंगे, आप ये गांधी जी के कहने से करेंगे, ऐसा नहीं, गलत है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना, उन्हें यह बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें जिस तरह से आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकें। तो लेखक यहाँ पर बार बार ये कह रहा है कि आपको अपने आसपास खुशियों का प्रसार करना है, अच्छे समय का प्रसार करना है, उस प्रसार को आपको जीवित रखना है और आगे बढ़ाना है। तो ये हम और हमारा आदर्श पाठ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इसे लिखा है। चूँकि अब आपके कोर्स में 30% सिलेबस कट गया है और 70% जो बचा हुआ है उसमें ये पाठ है, तो इस बार बहुत संभावना है कि इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ आए, कोई ना कोई लाइन आए। व्याख्या मैंने आपको सब बता दी हैं। इसके साथ ही आपका गद्य का कोर्स जो है सारा समाप्त हो गया है। धन्यवाद।